वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आप में से जो लोग भी प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके फिजिक्स सब्जेक्ट से कुल 30 प्रश्नों को लिया है। ये सभी 30 प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में लिए गए प्रश्न आपको अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे थोड़े से भी, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय विक्षेपण, ऑप्शन सी जूल का नियम या ऑप्शन डी ओम का नियम। तो ट्रांसफार्मर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ना के सिद्धांत पर काम करता है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय विक्षेपण, ऑप्शन सी विद्युत रासायनिक प्रभाव या ऑप्शन डी विद्युत उष्मीय प्रभाव। तो एक विद्युत मोटर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए दिया है ओम का नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम या ऑप्शन डी बायोट सर्वट का नियम। तो याद रखिएगा यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछा है आपसे, है ना, किस नियम से निर्धारित की जाती है? तो वो है आपका फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और करंट का संबंध क्या है? ऑप्शन ए वोल्टेज इक्वल करंट इंटू प्रतिरोध, ऑप्शन बी वोल्टेज इक्वल करंट स्लैश प्रतिरोध, ऑप्शन सी वोल्टेज इक्वल प्रतिरोध करंट, ऑप्शन डी वोल्टेज इक्वल करंट प्लस प्रतिरोध। तो ओम के नियम के अनुसार जो है वो वोल्टेज और करंट का संबंध क्या होगा? तो वोल्टेज इक्वल टू आई आर, है ना, आई आर। तो इसमें कहाँ पर है ये? तो ऑप्शन ए में है ना, वोल्टेज करंट है ये और आर यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किसमें होता है? तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किसमें होता है पूछा है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन बी लाउड स्पीकर, ऑप्शन सी बल्ब, ऑप्शन डी सोलर पैनल। तो किसमें होता है? तो वो है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है, याद रखेंगे। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। इसमें लिए गए सभी प्रश्न किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सारे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं इसमें मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन ए केवल उष्मीय, ऑप्शन बी केवल रासायनिक, ऑप्शन सी केवल चुंबकीय या ऑप्शन डी उष्मीय रासायनिक और चुंबकीय। तो विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वो केवल उष्मीय नहीं होता, केवल रासायनिक भी नहीं और केवल चुंबकीय नहीं होता, बल्कि ये तीनों होता है ना। उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव आपने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेंस की शक्ति का मापन किस में किया जाता है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर या ऑप्शन डी डायोप्टर। तो लेंस की शक्ति का मापन जो है हम करते हैं डायोप्टर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग किस उपकरण में नहीं किया जाता पूछा है ना, याद रखेंगे, नहीं किया जाता। ऑप्शन ए है प्रिज्म, ऑप्शन बी दूरबीन, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप या ऑप्शन डी दर्पण।
तो यहाँ पर पूछा है आपसे कि प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग किस उपकरण में नहीं किया जाता, तो वो है आपका दर्पण। याद रखेंगे, दर्पण है ना, मिरर। इसमें क्या होता है, तो इसमें परावर्तन होता है। याद रखेंगे क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है, दर्पण में। बाकी प्रिज्म में, दूरबीन में, माइक्रोस्कोप में क्या होगा, आपका अपवर्तन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अपवर्तन यानी कि क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण, ये देखो जब प्रकाश की यहाँ पर किरण है, ये सूर्य है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, प्रवेश करती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हो गया आपका माध्यम 1 और ये हो गया आपका माध्यम 2, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन वहीं पर क्या होगा, जब परावर्तन होगा, याद रखेंगे, जब परावर्तन होगा मतलब कि जब किसी किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है ना, प्रकाश की किरण जो है किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, तो वह पुनः क्या होगी, वापस लौट जाएगी, ठीक। किसी चिकनी सतह पर पड़कर पुनः वापस लौट जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो दर्पण में क्या होता है, ये दर्पण है, तो इस क्या प्रकाश की किरण दर्पण के आर पार जा सकती है, नहीं जा सकती ना, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जल का अपवर्तनांक, ऑप्शन ए है 1.33, ऑप्शन बी 1.50, ऑप्शन सी 1.00, ऑप्शन डी 2.00। तो जल का अपवर्तनांक जो है वो लगभग होता है आपका 1.33, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है। अब यहाँ पर नियम पूछ दिया आपसे। ऑप्शन ए है स्नेल का नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का नियम, ऑप्शन सी जूल का नियम, या ऑप्शन डी ओम का नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है वो स्नेल का नियम का पालन करता है ना, स्नेल के नियम का, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण परावर्तन कोण। ये चिन्ह को देख लीजिएगा, यहाँ पर ये चिन्ह ही दिया है, इसी के माध्यम से आपको पता लगाना है। ऑप्शन डी है आपतन कोण और परावर्तन कोण का कोई संबंध नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, संबंध होता है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इक्वल आएगा, बराबर होते हैं, ठीक। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये इसका अर्थ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी विवर्तन के कारण, या ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो वायुमंडल में सूर्यास्त के समय जो है वो आकाश लाल इसलिए दिखाई देता है, क्यों, तो क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या बदलता है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी समयावधि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रतिवर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रकाश का प्रतिवर्तन किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का ध्रुवीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परावर्तन, याद रखेंगे, परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, गति, प्रकाश की गति, प्रकाश वर्ष, ये सब पूछता है। तो निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है, ये पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन डी है 50,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की गति होती है, याद रखेंगे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी फ्लक्स मीटर। तो किस उपकरण का उपयोग जो है हम चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए कर सकते हैं? तो वो है आपका फ्लक्स मीटर, याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी वॉट। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई जो है वो है आपका टेस्ला, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई जो है वो टेस्ला है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपके जो प्रयोगशाला परिचारक और प्रयोगशाला तकनीशियन की जो परीक्षा है ना, उसमें जो सब्जेक्ट है साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड केमिस्ट्री फिजिक्स बायो की जो एमसीक्यू सीरीज है ये रेगुलर चल रही है, जो कि आपके एग्जाम तक रेगुलर चलेगी डेली। तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं उन सभी चुने हुए प्रश्नों को आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ एमसीक्यूज के रूप में, जो कि आपके एग्जाम में काफी मदद करेंगे आपकी, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न अभी भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को डेली जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकीयता ऑप्शन ए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी घट जाती है, या ऑप्शन सी समान रहती है, या ऑप्शन डी समाप्त हो जाती है। तो हम जब भी कभी भी चुंबक को गर्म करेंगे है ना, तो उसकी चुंबकीयता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी, है ना, खत्म हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऑप्शन ए आपस में काटती है, ऑप्शन बी एक दूसरे को काटती है, ऑप्शन सी समानांतर होती है, या ऑप्शन डी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, या ऑप्शन डी ओम मीटर। तो यहाँ पर बात हो रही है विद्युत धारा को मापने की, है ना, तो वो आएगा आपका ऑप्शन बी अमीटर। अमीटर से क्या करते हैं हम? विद्युत धारा को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता, ऑप्शन बी तापक्रम, ऑप्शन सी उष्मा, या ऑप्शन डी ऊर्जा। तो क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से जो है वो एक खगोलीय इकाई संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है ए इक्वल वी माइनस यू बटे टी, ऑप्शन बी ए इक्वल म्यू प्लस वी टी, ऑप्शन सी ए इक्वल वी प्लस यू अपॉन टी, ऑप्शन डी ए इक्वल वी प्लस यू अपॉन टू। तो त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र है, याद रखेंगे, वो क्या होगा? तो ऑप्शन ए है ना, ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि त्वरण बराबर हो जाएगा आपका वेग में परिवर्तन, है ना, बट्टे आपका क्या हो जाएगा? समय में परिवर्तन। ठीक है, तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल होगा। ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो अपरिवर्तित तो नहीं रहेगा, है ना, लड़की की ऊंचाई पर भी निर्भर नहीं करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
कम हो जाएगा। ठीक है, झूल रही उसे लड़की के खड़े हो जाने पर, है ना, जब झूला झूल रही है तो क्या है, अधिक है, और जब लड़की खड़े हो जा रही है तो कम हो जाएगा। ठीक है, दोलनों का आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है ऑप्शन ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। याद रखेंगे, तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये है न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में क्या होती है, डूब जाती है। ऑप्शन ए लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, ऑप्शन बी लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, ऑप्शन डी पारा पानी से भारी है। तो लोहे की कील जो है वो पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि लोहे का घनत्व जो है वो पानी से अधिक है तथा पारे से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। किस तापमान पर जल का घनत्व जो है वो अधिकतम होगा। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। तो वो है आपका ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है। ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 7.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या ऑप्शन डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो जो डायनमो है ना, वो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखेंगे, डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कूट वाला प्रश्न है, मेरे ख्याल से देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। यहाँ पर इसका कूट दिया है ए बी सी और ये डी है। ठीक है, ऑप्शन यहां से तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमेनोमीटर और कैरेट मीटर और लक्स मीटर ये दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए लगाने का, मैं बताती हूँ। जो स्टेथोस्कोप है ना, ये जो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए उपयोग करते हैं हम, तो इसका तो ये हो जाएगा, यानी कि पहला का हो गया आपका तीसरा। ठीक है, ये पहला है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट लिखाएगा, ये किसका है, पहला है। ठीक है, स्टेथोस्कोप यानी कि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए हम इसका यूज करते हैं। स्फिग्मोमेनोमीटर, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, रक्तचाप मापने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड। फिर आएगा आपका कैरेट मीटर। तो कैरेट यानी कि कितने कैरेट का गोल्ड है बोलते हैं ना, तो सोने की शुद्धता पता लगाते हैं हम इससे। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। और लास्ट कौन सा बच गया, लक्स मीटर। लक्स मीटर का यूज हम कहाँ करते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता मापने में करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर इस हिसाब से कैसे होगा, पहले क्या होगा आपका, तीसरा होगा, है ना, सी, तीसरा सबसे पहले होगा। तो कौन से ऑप्शन में तीसरा पहले है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुल 30 प्रश्न।
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।